Hello everyone, my name is Sujit Kumar. Today I will discuss the GST and service tax वस्तु और सेवा कर वन कंट्री वन टैक्स। जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे वस्तु और सेवा कर के बारे में। जैसा कि इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके थे। जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत डिफिनेशन हम लोग यहाँ पे कर चुके थे, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ पे। तो ये सब सारा चीजें हो गया था ना। तो आगे हम लोग आज चलते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट टैक्सेस को यहाँ पे दो भागों में कैटेगराइज किया गया। पहला इसमें आ जाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो इसमें आ जाता है पहला आपका आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा आ जाता है आपका डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये दोनों बातें हैं। तो यहाँ पे आप जान पाइएगा कि डायरेक्ट टैक्स का हिंदी होता है प्रत्यक्ष कर, और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग होता है अप्रत्यक्ष कर, हिंदी मीनिंग। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स पे। इनडायरेक्ट टैक्स की अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो शामिल है, वैसे वैसे जो है यहाँ पे जीएसटी जो है आपका यहाँ पे जीएसटी आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी में जो शामिल है, ठीक ना, अप्रत्यक्ष कर में जो शामिल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसमें एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू किया जाता है टैक्स जो चार्जेबल है वो भी शामिल है, और एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लगाया जाता है टैक्स वो भी इसमें शामिल है, ठीक ना। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो चार्जेबल किया जाता है वो है आपका यहाँ पे सर्विस टैक्स, जो कि आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि आपका इनडायरेक्ट टैक्सेज है। और इसमें आपका आ जाता है सर्विस टैक्स, उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी और कस्टम। ओके, तो ये आपका हो गया यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चार्जेबल है ये। नेक्स्ट आता है इसमें स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें कि वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स जो था इससे पहले, वैल्यू एडेड टैक्स, तो वैट है। उसके बाद है एंट्री टैक्स, उसके बाद है यहाँ पे ऑक्टोरियो, उसके बाद है लग्जरी टैक्स। ये दोनों को मिला करके, ठीक ना, ये दोनों को मिला करके गवर्नमेंट ने इन्हीं दोनों को मिला करके, इन्हीं दोनों इनडायरेक्ट टैक्स को मिला करके रिप्लेस्ड किया इनको जीएसटी में, इनमें जीएसटी में। जी हाँ, यानी कि जीएसटी जो है आपका यहाँ पे फुल्ली रूप से ये आपका हो गया यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक ना। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है कि यही पुराना चीज को इस मैचिंग करके इसको जीएसटी बनाया गया, थोड़ा बहुत इसमें सुधार करके। और यहाँ पे आ जाता है आपका डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स तो आप जानते हैं, डायरेक्ट टैक्स सीधा होता है इनकम टैक्स, जो हम लोग गवर्नमेंट को डायरेक्ट पेमेंट करते हैं। डायरेक्ट जो पेमेंट करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट को, जैसे कि हो गया आपका इनकम टैक्स, आपके आय पर कर, आयकर जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, तो इनकम टैक्स हम लोग फाइल करते हैं, जैसे कि आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं हम लोग एनुअली फिनेंशियल ईयर के एंड में। ओके, तो यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्सेज में आपका हो जाता है इनकम टैक्स, लेकिन डायरेक्ट के अलावा जो यहाँ पे है, जो डायरेक्ट के अलावा जो यहाँ पे है इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में आपका सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी, कस्टम्स, स्टेट में जैसे अगर वैट एंट्री टैक्स, ऑक्टोरियो लग्जरी टैक्स, तो ये सभी टैक्स को रिप्लेस करके जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया गया। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में हम लोग थोड़ा इस पे डिस्कस करते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया, जीएसटी इज ए कॉमन लॉ एंड प्रोसीड्यूर्स थ्रू आउट द कंट्री अंडर द सिंगल एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ, जीएसटी एक कॉमन लॉ है जो प्रोसीड करता है कंट्री के अंदर को, उसको एक प्रशासनिक को एक सिंगल प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करता है। जीएसटी इज ए destinations based the tax and the levied at a single point at the time of the consumptions of the goods and the service by the end of the consumer। कहने का मतलब यह हुआ कि कंज्यूमर के द्वारा जो भी कंज्यूम्स किया जाता है गुड्स का या फिर सर्विस का, तो उसी टाइम में जो जीएसटी पेमेंट किया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो जीएसटी की जो रेट होता है वो क्या होता है, सर्विस हो या फिर गुड्स हो, ओके, वो दोनों का गुड्स जीएसटी में सबका रेट सेम होता है। ओके, GST is the comprehensive levy and the collections of both goods and the service at that same rate with the benefit of input tax credit of subscription of value। जी हाँ, यहाँ पे
इनपुट टैक्स क्रेडिट करने का यहाँ पे मौका मिलता है जब भी हम कलेक्शन, जैसे कि गुड्स हो या फिर सर्विस हो, ऑन द सेम रेट इसका बेनिफिट हमको मिलता है। जब भी हम टैक्स जीएसटी कोई भी परचेज करते हैं गुड्स, उसके बाद जो पेमेंट करते हैं, तो वो इसी को बोलते हैं लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ द रेट्स ऑफ द टैक्स डज नॉट एक्सीड टू, यहाँ पे जैसे मिनिमम नंबर ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स, तो टैक्स का जो है मिनिमम जो रखा गया है, टैक्स डज नॉट एक्सीड टू, यानी कि 2 से ना कम नहीं हो सकता, कुछ इस तरह के मिनिमम नंबर ऑफ रेट्स ऑफ टैक्स डज नॉट एक्सीड टू, 2 से अधिक नहीं हो सकता, मिनिमम कुछ इस तरह का है। देयर इज नो स्कोप फॉर लेवी ऑफ सेस, रीसेल टैक्स, एडिशनल टैक्स, टर्नओवर टैक्स etc। देयर इज नो स्कोप फॉर लेवी ऑफ सेस, तो यहाँ पे जो है सेस भी लगाया जाता है, रीसेल टैक्स भी, एडिशनल टैक्स, टर्नओवर टैक्स, ये सब को क्या क्या है यहाँ पे इस सब का भी ख्याल रखा गया है। देयर इज नो मल्टीपल लेवी ऑफ टैक्स ऑन द गुड्स एंड सर्विस सच एज सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑडियो एंटरटेनमेंट टैक्स और लग्जरी टैक्स etc। तो यहाँ पे जो कोई मल्टीपल, पहले के सिस्टम में क्या था कि जब भी लगाया जाता था, पहले मेरा कहना है कि यहाँ पे वैट जो लगाया जाता था, वैट वैल्यू एडेड टैक्स, उसमें क्या था कि मल्टीपल लेवी होता था, मल्टीपल टैक्स लग जाता था, ठीक ना। तो जीएसटी का सबसे बड़ा जो बेनिफिट यहाँ पे देखने को हम लोग को मिल रहा है, जैसे कि रीसेल टैक्स नहीं लगता इस पे, मतलब कि एडिशनल टैक्स अतिरिक्त कोई इधर उधर नहीं लगने लगता। जीएसटी लगने से फायदा यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि गुड्स हो या फिर सर्विस हो, उस पे जो है ना मल्टीपल लेवी नहीं होता। मल्टीपल लेवी मतलब होता है कि यहाँ पे पहले के समय में जो वैट लगता था, वैट में क्या होता था कि एक टैक्स दो, मतलब कि दोबारा तिबारा रिपीट हो जाता था, जिससे क्या होता था कि मल्टीपल की सिचुएशन क्रिएट होता था और टैक्स के रेट ज़्यादा बढ़ता, टैक्स ज़्यादा हो जाता था वस्तु पे, और जिनके कारण जो है कमोडिटीज का, गुड्स का प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाता था, कॉस्टली पड़ जाता था। देयर इज नो मल्टीपल लेवी ऑफ द टैक्स गुड्स एंड सर्विस सच एज द रिसर्च, एंट्री टैक्स, ऑडियो एंटरटेनमेंट टैक्स एंड लग्जरी टैक्स। ओके, अब जैसा कि आप देख, सबसे बड़ी बात यह है कि वैट में जो प्रॉब्लम आते थे ना, वैट, तो उस वैट को इस क्या किया है, ये बहुत ही सुंदर ढंग से प्रेजेंट किया है। और जीएसटी में जो एक बार ही टैक्स दिया जाता है कस्टमर के माध्यम से, और इसमें जो है टैक्स बार बार नहीं चुकाना पड़ता है। तो जीएसटी में क्या होता है कि चोरी भी कम होता है, टैक्स चोरी भी कम होता है। तो जीएसटी के काफी जीएसटी जो है ना एक बहुत जबरदस्त चैप्टर है। जीएसटी का हम जो काफी नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी जो है 11th में उतना इसका डिटेल नहीं दिया हुआ है सिलेबस के हिसाब से। चलिए हम लोग अब बात करें इसका जीएसटी का, हम लोग बात करें यहाँ पे एडवांटेज की, तो एडवांटेज में ओके, तो एडवांटेज की अगर हम लोग बात करें, तो एडवांटेज में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो इसका लाभ, एडवांटेज यानी कि जीएसटी को आने से आपको बता दें 2017 में, जुलाई 2017 में जीएसटी इंडिया में आया था। तो जीएसटी आने के बाद जो है इसके बहुत सारे लाभ देखने को हमको मिलते हैं, बहुत सारे इसके एडवांटेज हैं। Introduction of the GST is resulted in the abolitions of the multiple types of the taxes in goods and services। multiple tax जो प्रॉब्लम जो आता था, मल्टी टाइप का जो टैक्स होते थे, वो जीएसटी के आने से खत्म हो गया, ठीक ना। दूसरा पॉइंट यह था, जीएसटी द वाइडनेस द टैक्स बेस एंड द इंक्रीज द रेवेन्यू टू द सेंट्रल एंड स्टेट, देयरबाय रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉर द गवर्नमेंट के लिए जो है यहाँ पे और बहुत बड़ी बात यहाँ पे दिया गया है कि ये मतलब सरकार का जो यहाँ पे रेवेन्यू है, सेंट्रल हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, तो उनका रेवेन्यू में ये एक तरह का वृद्धि करता है, ठीक ना, वृद्धि करता है, यानी वृद्धि करता है। जीएसटी हैज द रिड्यूसिंग कंप्लेंट्स कॉस्ट एंड इंक्रीज द वॉलंटरी कंप्लेंट्स। जी हाँ, ये जो है कॉस्ट को कम करता है और उसका वैल्यू बढ़ाता है। जीएसटी हैज द इफेक्टेड रेट्स ऑन द टैक्स द मैक्सिमम द टू प्रोडक्ट्स। तो इसमें जो है सबका रेट अलग अलग दिया रहता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। जीएसटी हैज द रिमूव्ड द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन टैक्सेशन। जी हाँ, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन का मतलब यहाँ पे आता है कि वो जो है रिपीटेशन जो होता था टैक्स का, जो है ज़्यादा ये होता था, उसको यहाँ पे कम किया गया। जीएसटी विल रिजल्ट इन द इनहैंसिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स affecting the cost of production of the goods and service, and the consequently the demand on the products of the goods and service will increase।
तो जीएसटी जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, और वितरण प्रणाली को भी ये काफ़ी एक तरह का प्रभावित करता है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन की जो लागत है किसी वस्तु का या सेवा का, कंसिक्वेंटली इफेक्टिंग करता है, ठीक ना। इफेक्टिंग इट विल इवेंचुअली प्रमोट द इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड द सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द जीएसटी इन द इंटरनल टू बिजनेस प्रोसेस, बिजनेस मॉडल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड जियोग्राफिकल लोकेशन। अगर आई थिंक हम यहाँ पे बात करें कि अगर यहाँ पे हम बात करें एक तरह का इकोनॉमिक एक एक तरह का इकोनॉमिक ये हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि एक ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए ये सपोर्ट करता है जीएसटी। इससे क्या होता है कि हमारा देश का जो इकोनॉमिक पावर बढ़ेगा, आई होप ये बिल्कुल बढ़ेगा। It will eventually promote economic efficiencies in long term. ठीक है, GST would help to the extent competitive is in international market for the goods and service tax pursued the country leading to increased export। जी हमारी कंट्री में जितने भी जो बिजनेस तरह का चलता है यहाँ पे जो है एक तरह का जो यहाँ पे आयात निर्यात जो होता है ना हमारी कंट्री में, तो यहाँ पे निर्यात वाली सिस्टम ज़्यादा बढ़ेगा, और एक तरह का यहाँ पे एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होगा। एक्सपोर्ट जब यहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, एक्सपोर्ट तो क्या होगा कि हम लोग का सेलिंग फॉरेन कंट्री तक ज़्यादा होगा, हमारी कंट्री के कंपनी सब का कमोडिटी से बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो गवर्नमेंट को जो है एक तरह का एक सीधा वजह है कि इसमें इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग का इंडियन कंपनी का, इंडियन गवर्नमेंट का जो भी यहाँ पे बिजनेस का फंडा है, जो भी है बिजनेस कंपनी सबके द्वारा इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ा पहचान बनाएगा, और हम लोग का लेवल बढ़ेगा हमारे इंडियन इकोनॉमिक का। तो जी हाँ, इंडियन मार्केट का इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव जो भी वहाँ पे अदर कंट्री सब का उनके सामने हम लोग खड़ा हो पाएंगे, हमारा कंट्री खड़ा हो पाएगा। जीएसटी का बेनिफिट ये भी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जीएसटी में। तो जी हाँ, जीएसटी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जीएसटी को कैटेगराइज किया गया है दो भाग में। पहला भाग आपका यहाँ पे है इंट्रा स्टेट मूवमेंट, दूसरा है आपका पहला आपका था यहाँ पे इंट्रा स्टेट मूवमेंट, और दूसरा था आपका इंटर स्टेट मूवमेंट। तो जीएसटी में जो आता है यहाँ पे इंट्रा स्टेट मूवमेंट में कहा जाता है यहाँ पे, अगर इसको हम डिवाइड कैटेगराइज करें तो जीएसटी तो ऑलरेडी टू पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो चुका है। और इंटरस्टेट मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी। जी हाँ, अब हम बात करते हैं इंटरस्टेट मूवमेंट के हिसाब से। अगर तो इंटरस्टेट का मतलब होता है एक स्टेट के अंदर, तो सीजीएसटी का हो गया यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म हुआ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लगाया जाता है जीएसटी वो हुआ सीजीएसटी, सी से सेंट्रल। ओके, अब बात दूसरा करते हैं यहाँ पे एसजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब यहाँ पे हो जाता है कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो चार्जेबल किया जाता है जीएसटी वो हो जाता है एसजीएसटी। आप इस बात को समझिए कि सीजीएसटी का मतलब हो गया कि भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जीएसटी चार्जेबल होता है वो कहलाता है सीजीएसटी, और जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो चार्जेबल होता है उसको बोलते हैं लोग एसजीएसटी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आपका यहाँ पे जीएसटी लिंक्ड बाय द सेंट्रल। जी हाँ, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा से किया जाता है, लेकिन एसजीएसटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक ना। अब दूसरा आपका जाता है यहाँ पे इंटरस्टेट मूवमेंट। इंटरस्टेट मूवमेंट में इसमें आ जाता है आईजीएसटी, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आईजीएसटी की अगर फुल फॉर्म की बात करें, इसका फुल फॉर्म हो जाता है यहाँ पे मतलब कि इंटीग्रेटेड टैक्स हो जाता है। जीएसटी लिव्ड बाय द सेंट्रल एंड कंकरेंटली। कहने का मतलब यह हुआ कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच जो ट्रांजैक्शन होते हैं वहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगते हैं, बल्कि दोनों को मिला करके कंबाइन करके आईजीएसटी चार्जेबल होता है। दोस्तों हम यहाँ पे एक बात बता दें कि जैसे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी है, तो यहाँ पे जो जीएसटी का रेट है ना वो इक्वल होता है। जैसे कि अगर सीजीएसटी होगा मान लीजिए सपोज दैट 5%, तो आपका एसजीएसटी भी होगा 5%, और 10% टोटल हुआ आपका, यानी कि सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी इक्वल टू आईजीएसटी, यानी कि 10% आईजीएसटी होगा तो उसको अगर हम डिवाइड करते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी में तो 5%, यानी कि हर हाल में इक्वल रेट होता है सीजीएसटी और एसजीएसटी का। ओके, जितना रेट सीजीएसटी का होगा उतना ही रेट एसजीएसटी होगा, वो हम लोग आगे पढ़ लेंगे, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टर्म्स
की टर्म्स यहाँ पे दिया हुआ आपका, एक बार देखिएगा अच्छा से, एक मिनट इसको हम लोग कलर कर देते हैं, कलर यहाँ पे सिलेक्ट अच्छा से नहीं हो पा रहा है। की टर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन द चैप्टर, अगर हम बात करें इस चैप्टर के बारे में, जैसे कि एक बार हम लोग यहाँ पे इंट्रोड्यूस चैप्टर्स के बारे में हो जाते हैं, तो हम लोग ने इस चैप्टर में क्या सब पढ़े, जैसा कि कॉस्ट पढ़े, मैचिंग पढ़े, उसके बाद पढ़े हम लोग यहाँ पे मेटेरियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कंसिस्टेंसी, डुअल एस्पेक्ट, कंजर्वेटिज्म जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रूडेंस, उसके बाद हम लोग पढ़े यहाँ पे टोटल हम लोग लेट अस रीड अबाउट, हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग रीड कर चुके हैं, गोइंग कंसर्न्स, कंपैटिबिलिटी, फुल डिस्क्लोजर्स, उसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं यहाँ पे रेवेन्यू रियलाइजेशंस, ऑपरेटिंग गाइडलाइंस के भी बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। और जहाँ तक कि हम लोग इसमें मतलब कि जनरली एक्सेप्टेड मतलब 10 सामान्यतः जो मान्यताएं होती है वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट, ठीक ना। उसके बाद अकाउंटिंग पीरियड जी हाँ, अकाउंटिंग पीरियड के भी बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मनी मैनेजमेंट के भी बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के भी बारे में पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिसको हम लोग बोलते हैं GAFE, और GAFE के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और GST के बारे में अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं। ओके, तो आप यहाँ पे जनरली एक्सेप्टेड जो पढ़े हैं, जनरली में एक्सेप्टेड पढ़े हैं, उसके बाद रेवेन्यू रियलाइजेशन पढ़े हैं, फुल डिस्क्लोजर पढ़े हैं, डुअल एस्पेक्ट पढ़े हैं जी, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसी का यहाँ पे शॉर्ट समरी दिया हुआ है, आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। एक चीज बात दोस्तों हम यहाँ पे बताना चाहते हैं, जिसके एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जी हाँ, आपके एसेट्स वही हैं, आपका बिजनेस में जो कैपिटल है और जितना आप लायबिलिटीज टेकन किए हैं, ये दोनों का मिला दे वही आपका एसेट कहलाता है, ठीक ना। चलिए आगे हम यहाँ पे सारा चीज का दिया हुआ, जिससे इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके थे, आपका ये चैप्टर एंड होता है दोस्तों। तो आगे हम चलते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1, जी हाँ, ये आपका चैप्टर 3 है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। सेलेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं आज लैपटॉप को क्या हो गया। जी हाँ दोस्त, सेलेक्ट हो गया है ये, वेरी गुड। तो चलिए चैप्टर 3 है आपका, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस 1 में पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में जो हम लोग का लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा। आफ्टर स्टडीइंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हम लोग जो यहाँ पे ना ट्रांजैक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग जानेंगे, उसके नेचर के बारे में जानेंगे, और ट्रांजैक्शन का सोर्सेज क्या होगा, यानी कि एंड सोर्स डॉक्यूमेंट्स, यानी कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनके आधार पर हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, और डॉक्यूमेंट्स के भी बारे में मोटा मोटी लोग जान जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद हम लोग का एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वोचर्स, जी हाँ, हम लोग जो है अकाउंटिंग वोचर्स के भी बारे में जानेंगे, और हाँ, अप्लाई अकाउंटिंग इक्वेशंस, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, हम लोग जो यहाँ पे अप्लाई जानेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशन के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे कि इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि इनके ट्रांजैक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, वो भी किस माध्यम से, इक्वेशन के माध्यम से। दोस्तों आगे है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस यूजिंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जी हाँ, सबसे बड़ी बात कि अकाउंट्स में जो रूल्स होते हैं कि डेबिट और क्रेडिट किसको करें, भाई ट्रांजैक्शन तो होते हैं, ट्रांजैक्शन तो जब भी हम लोग यहाँ पे जनरल एंट्री इशू करते हैं तो उसमें एक बहुत बुरे रूल आते हैं कि डेबिट क्रेडिट का, किस पार्टी को डेबिट करें, किस पार्टी को क्रेडिट करें। जी हाँ, आज हम लोग रूबरू होंगे इस चैप्टर में, यानी कि हम लोग अब एंट्री कर चुके हैं, ठीक ना। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल बुक में जो है एंट्री कैसे मारेंगे, और रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल के माध्यम से जो लोग यहाँ पे ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड करते हैं वो। नेक्स्ट आता है इसमें एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट द लेजर एंड पोस्टिंग द जर्नल एंट्रीज टू द लेजर अकाउंट, जी हाँ, वही जर्नल के अकॉर्डिंग हम लोग लेजर अकाउंट यहाँ पे ओपन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग चैप्टर 3 को अच्छा से स्टडी करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1 में। ओके, इस पे हम लोग जबरदस्त धावा बोलेंगे। ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।